सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को सादर जय श्री राम। जय श्री। कहते हैं ना, केवल मंच ही काफी नहीं, अरमानों के लिए हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो इसी तरह का हौसला लेकर हम लोगों के साथ आज अक्षत कुमार जी उपस्थित हैं, लखनऊ से हैं और हमारी पत्रिका में सबसे कम उम्र के वयस्क जो हैं वो हमारी पत्रिका में सहभाग करके इतनी सुंदर रचनाएं इन्होंने दी हैं। और जो भी इनका अनुभव था श्री राम को लेते हुए, उनकी संघर्ष, उनकी विजय, उनकी भक्ति पर जो भी इनके विचार थे वो सुंदर शब्दों में इन्होंने एक माला में पिरोकर हम सभी को समर्पित किए हैं पत्रिका में। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि सभी इस पुस्तक को मंगाएं और रचनाओं को पढ़ें। और हम लोग अभी बहुत बहुत स्वागत करते हैं अक्षत जी का, और बहुत स्वागत करते हैं साक्षात्कारकर्ता के रूप में आदरणीय अमिता तिवारी दीदी का। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षत बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। अक्षत, हम भी आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, जिससे कि सारे लोगों को आपके बारे में पता चले। धन्यवाद मैम। मेरा नाम अक्षय मिश्रा है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी मैं 12वीं का छात्र हूँ। मैंने कला को अपना स्ट्रीम लिया है और मैं अभी ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ जिसका नाम ATI है और मैं लोगों को सपोर्ट भी करता हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मैम, मेरे परिवार में हम 4 भाई बहन और हमारी माता जी हैं। तो और आपकी लिखने के अलावा और कोई और रुचियां भी हैं, उनके बारे में बताएंगे? लेखन के अलावा मैम हमें रुचियों में एडवेंचर वाले कार्य करना ज्यादा पसंद है। जो कार्य कोई और नहीं कर सकता वो कर देना हमें पसंद है। अच्छा, तो ये जैसे कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा, जैसे अभी नीट की परीक्षा हुई थी, क्योंकि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, तो जो पेपर लीक हो गया था उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे अपने मन से, या आपके मन में कोई विचार उस चीज को लेके हो तो कुछ शेयर करेंगे हम लोगों से? जी जी बिल्कुल मैम। जैसा आप सबको जानते हैं, हर कोई जानता है कि नीट का पेपर लीक हो गया और इस पर बहुत सारे सरकार करा रही है। और मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा, जिन छात्रों का साल बिगड़ा तो बिगड़ा ही, उनके साथ उनके परिवार की भी काफी सारी दिक्कतें हो गई। कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनका पूरा का पूरा फोकस इसी एक परीक्षा पर निर्धारित था, पूरा उनका जीवन इस परीक्षा पर निर्धारित था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के लालच की वजह से उन बेचारों का जीवन खराब हो गया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे छात्र भाई बहन हैं, आप सब परेशान ना हो, समझदारी से और शांति मन से आप ढूंढिए, आपको अवसर मिल जाएंगे। और एक परीक्षा आपके जीवन की संपूर्णता को निर्धारित कभी नहीं करती। अक्षत, ये बताइए, बहुत आपके विचार बहुत सुंदर हैं। जैसा कि आपने कहा, तो आपके स्टूडेंट जब बातों को सुनेंगे तो उन्हें हौसला मिलेगा और माता पिता को भी हौसला मिलेगा कि वाकई एक सपने से पूरी दुनिया नहीं होती है। सपने तो दूसरे भी देखे जा सकते हैं, लक्ष्य दूसरा भी बनाया जा सकता है और उसमें सफलता मिलती भी है, क्योंकि जो श्रम, जो परिश्रम आप उधर कर रहे हैं वो आप अपने नए इस क्षेत्र में कर सकते हैं। अक्षय, आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? जी मैम, मुझे लिखने की प्रेरणा मेरी माता जी से मिली है। मैं उनकी लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ता था, वो मुझे मैसेज करती थी, मैं उन मैसेजेस को पढ़ता था और उसी से मुझे प्रेरणा मिली। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने विचारों को कलम के द्वारा पुस्तक पर उभेरूं और लोगों को प्रेरणा दूं। अच्छा, तो आपने किस उम्र से लिखना शुरू किया? तो आप तो बहुत छोटे हैं। 16 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था, तब मैं कक्षा 9 में था। बहुत बढ़िया। आपको क्या अपनी पहली लिखी हुई कोई पंक्ति, कोई चीज, कोई भी चीज याद है, आप सुनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे याद है मैंने पहला लिखा था वीर सेना भारत की, मैंने लिखा था, मेरी पहली कविता थी। और मैं पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा कि मुझे कुछ ही याद है, और क्योंकि वो थोड़ा डिलीट हो गया था। कोई बात नहीं, कुछ सुनाइए। तो कविता का शीर्षक है वीर सेना भारत की। मौत भी देख के जिसे ठहर जाए, हर दिल जिसे देखकर पिघल जाए, जो काल के भी काल बन जाए, वो है वीर सेना भारत की। धर्म जाति रंग रूप से जिसका कोई नाता नहीं, झूठ फरेब भेदभाव जिन्हें करना आता नहीं, और जिन्हें देख दुश्मन की टुकड़ी में आराम नहीं, वो है वीर सेना भारत की। जिन्हें है स्वयं रणचंडी का आशीर्वाद, जो सेवा के लिए है 24 घंटे तैयार, वो है वीर सेना भारत की, वो है वीर सेना भारत की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया, भारतीय सेना को समर्पित। और मुझे जहाँ तक मैंने इनका पढ़ा है, परिचय इन्होंने दिया है, इनका फोकस भी एनडीए की तरफ है, सेवा में जाना चाहते हैं, भारतीय सेवा की तरफ। तो बताएं अक्षत, उस तरफ कैसे रुझान है कि उस तरफ ही जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? मैम, ये तो थोड़ा आपने कठिन प्रश्न पूछ लिया कि वर्दी की तरफ रुझान कैसे हो सकता है, ये कोई भी एस्पायरेंट बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैम, मैंने सेना की तरफ जाने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं समाज को देखता हूँ तो जो सम्मान सेना के लिए मिलता है, जो सेना के अधिकारियों को, जो सेना के सैनिकों को सम्मान मिलता है, वो सम्मान किसी और नौकरी में नहीं। और जैसा कि बड़े बड़े अधिकारी बताते हैं, विपिन रावत सर ने भी कहा था कि बाकी नौकरियां आपको नौकरी देंगी पर सेना आपको जिंदगी देगी। बहुत सही, बहुत सही। लेकिन जैसा अभी की है कि एनडीए और डिफेंस में लड़कियां भी जाने लगी और भारी तादाद में जाने लगी हैं, 30-80% का रेशियो लेकर के जाने लगी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को भी सेना में जाने का अवसर मिल रहा है। और शुरुआती में आप सब और हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में पहली जो महिला अफसर थी वो गुंजन सक्सेना जी थी, और मैं तो उनका काफी बड़ा फैन हूँ। उनके कई स्टोरीज मैंने और कई बुक्स ऑनलाइन पढ़ी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को और लड़कियों को सेना में रुचि आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि और भी महिलाएं और लड़कियां सेना में भाग लें और आत्मसम्मान, आत्मसमर्पण की प्रेरणा को समझें। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात थी कि भावनी मेहता जी ने कहा था कि मशीन को नहीं पता होता है कि उसे कौन चला रहा है, जब उन्हें फर्स्ट एयरक्राफ्ट चलाने के लिए दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी। और मोहना सेन का इंटरव्यू हम लोगों ने सुना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऊंचे पद पर होकर भी कोई अभिमान नहीं, आप एक फॉर्मल इंटरव्यू में सबके बीच में आते हो और जनता के बीच में इस चीज को डिफाइन करते हो कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और ये भी कहते हैं कि जो भी लोग आज ऊंचे स्तर पर हैं, तो उन्होंने हम लोगों ने जिस रूल को फॉलो किए हैं, पढ़ाई की है, लिखाई की है, रातों को जग कर किया है, माता पिता ने सपोर्ट किया है हम लोगों को, तो वो बस उनका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग होता है कि वो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। किसी भी कामयाब शख्स की सबसे पहली निशानी होती है कि वो जिस भी काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, फिर उस काम को पूरा करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्य को पूर्ण करते हैं। जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा कि उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो जो हम लोगों को उसमें देख रहे हैं हम लोग कि अक्षत उसी दिशा में है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अक्षय, कौन सा ऐसा एक कोई भी एक व्यक्ति है, महान पुरुष, जो आपको बहुत प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन मेरा भी था। जी। अगर मैं आपको बताऊं तो स्वामी विवेकानंद जी हो गए, आज के टाइम में तो अलग पांडे, खान सर, लोग मुझे प्रभावित करते हैं। पर एक व्यक्ति जिसके द्वारा मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, वो केवल और केवल मेरी माँ है, जो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उन्हीं के थ्रू मैं आज जो भी हूँ, सब उनकी बदौलत हूँ। बहुत बड़ी। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि श्रीमती प्रभाकर सुनीता जी के सुपुत्र हैं ये, और पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और माँ को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोगों का ये आज गौरव का पल है कि जिस पुस्तिका में 98 वर्ष की ब्रज किशोरी जी प्रतिभाग कर रही हैं, वहीं पर हमारे युवा कवि के रूप में अक्षत जी की रचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत। और अगर कोई रचना आप हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, तो बहुत स्वागत। जी बिल्कुल, मैं आपको श्री राम जी के ऊपर कुछ रचना सुनाना चाहूंगा। जी जी। ओके। श्री राम जी के जीवन में, जैसा हम सब जानते हैं, कठिनाइयों का बहुत बड़ा घेरा था, और हम सब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वे अच्छे पति थे, क्या वे अच्छे बेटे थे। तो कुछ उनके बारे में कहना चाहूंगा। जी। हर आंख परख पाए हमें ये जरूरी तो नहीं, हर दिल समझ पाए हमें ये जरूरी तो नहीं, और तुम्हारी राह में फूलों की पंखुड़ियां बिछा दें, खुदा तुमको जमाने पर भर दे, ऐसी जरूरी तो नहीं। अब श्री राम के ऊपर कहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा। श्री राम के भक्तों से हनुमान मिला करते हैं, जो लोग हो मुश्किल में उन्हें हनुमान मिला करते हैं, और जो चाह तुम्हारी हो तुम मांग लो, क्योंकि तुम्हारी एक चाह में तुम्हें स्वयं श्री राम मिला करते हैं। और श्री राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम होना, श्री राम जैसा पुत्र होना, श्री राम जैसा पति होना, श्री राम जैसा राजा होना किसी के बस की बात नहीं है। 100 कांटों को 24 दिनों को उन्होंने जब झेला है, तब जाकर श्री राम बने हैं। और राम केवल नाम नहीं है, मैं आपको बता दूं, राम केवल नाम नहीं है,
राम वो चीज है जिससे न जाने कितनों का जीवन करा है। और हम सब जानते हैं कि कर लो सुमिरन राम का, मिटे सकल संताप, बिन हरि भजन ना तर सके, यह भवसागर आप। किस काम की है ये तेरी रचना, जिसने हरि नाम जपा ही नहीं। किस काम की है ये तेरी रचना, जिसने हरि नाम जपा ही नहीं। श्री राम कृपालु कृपा निधि हैं, श्री राम कृपालु कृपा निधि हैं, मुझे राम कृपा का भरोसा नहीं। ये कहते हो तुम तो सुन लो तुम, कि तुझको जीवन अनमोल मिला, हरि नाम की ज्योति है। तुझको जीवन अनमोल मिला, ये हरि नाम की ज्योति है। तेरी श्वास श्वास में राम बसे, एक बार पुकार मन जरूरी है। बहुत सुंदर भाव हैं, बहुत सुंदर भाव, बिल्कुल जागृत करने वाले। और कहते भी हैं कि भाव बिना भगवान भी कब सुनते हैं बात, और भाव पूर्ण यदि याद करें तो आते आधी रात। तो इतने सुंदर भावों पर रीच कर ही माँ शारदा ने आपको अपना अनुग्रह प्रदान किया, और इतनी सुंदर लेखनी आपकी चल रही है। अनवरत ऐसे ही चलती रहे, हम सभी की शुभकामनाएं हैं। जी अमिता दीदी, अब चलते हैं रचनाओं की समीक्षा की ओर। अक्षय, अब आपकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो आपने पुस्तक में दी। तो पहली रचना वो आपकी है जीवन दर्पण के नाम से। तो इसमें आपने भगवान राम को मानव धर्म का आदर्श बताया है कि मतलब वो एक दर्पण के तरह से है। कोई भी आदमी उनको देख के, शीशे में हमें अपनी पूरी वो छवि दिखाई पड़ती है, उसी तरह से आपने उनको किया है। और इसी में आप उनके गुण बताए हैं, और स्पेशली आपने एक एक गुण को वो किया है, जैसे धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठा, परोपकार, न्यायप्रियता, साहस, पराक्रम। मतलब ये वाली जो आपकी रचना है ये गद्य रूप में है, और आपने बाद में उसमें थोड़ा सा कहीं पे 4-5 दो चार कुछ लाइनें पद रूप में ली हैं। तो ये रचना आपकी बहुत सुंदर। आपके अगर कोई आपकी उम्र ना बताए तो कोई अंदाज नहीं लगेगा कि ये एक 16-17 साल के बच्चे ने लिखी है। बहुत मतलब उस नजरिए से देखें तो आपकी रचना बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सुंदर रचना है। और जो भी इस पुस्तक को पढ़ने वाले हमारे लोग होंगे, वो जब ये देखेंगे रचना तो उनको समझ में आएगा कि आज के जमाने में जब आपकी जो जनरेशन के लोग हैं, सोशल मीडिया, फैशन या जो भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये करना बुरा है, ये भी एक लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तो शायद आपने भी बैलेंस बना के रखा होगा, और एक यंग युवा होके आप इस तरफ रुझान है, इस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। दूसरी रचना आपने, अच्छा, इसी रचना में आपने उनके संघर्ष की भी शुरुआत की है, और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं भी आपने इसी में लिखी है। और इसमें आपने पूरा मतलब 1885 से लेके जो पहली इस स्थान पे जो झड़प हुई है, वहां से लेके आपने पूरा कि महंत रघुवर दास ने मंदिर निर्माण किया, फिर 1949 में मूर्तियां प्राप्त हुई, फिर 1992 में विवादित ढांचा गिराया गया, 2019 में न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया, फिर 5 अगस्त आपने जो पूरे दिए हैं ना, ये बहुत ही क्रम से, मतलब कोई भी जो इस पूरे आंदोलन को नहीं भी जानता होगा तो मुझे लगता है ये आपकी पहली ही रचना पढ़ के उसको सारी चीजें समझ में आएगी। इसमें आपने लिखा दिया है लास्ट में, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत सुंदर लिखी है। और उसके बाद आपने जो आपकी जो दूसरी रचना है आदर्श स्वरूप राम, ये पद में है रचना आपकी, और इसमें आपने हर लाइनों के बाद लो देखो उनका जन्म सत्य और न्याय का प्रतीक, इसको बार बार रिपीट किया है। तो कविता में एक बहुत सुंदर लय दिखाई पड़ रही है, मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे ना, ये 2 लाइनें बार बार रिपीट हो रही हैं, लो देखो उनका जन्म सत्य और न्याय का प्रतीक। तो इसमें आपने उनके एक एक गुण को एक एक चीज से प्रतीक करके पूरा लय के हिसाब से कंटिन्यू, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी आपका। और तीसरी तो आपकी रचना है अटूट भक्ति की कहानी। तो ये आपने जो कहानी लिखी है कि वो जो एक वृद्धा होती है, वो कहती है राम नाम में इतनी शक्ति है, लोग पहले विश्वास करते हैं फिर करते हैं, ये कहानी बहुत प्रभावित की। तो आपकी तीनों ही रचनाएं पढ़ के, चाहे वो पहली रचना हो या दूसरी हो या तीसरी हो, ये तीनों ही रचनाएं पढ़ के राम मंदिर संग्राम, राम को संपूर्ण रूप में जानना या उनकी भक्ति में कितनी महिमा है, इसको समझना बहुत आसान है।
तो मुझे आपकी तीनों रचनाओं ने बहुत बहुत प्रभावित किया। जब मैं आपकी रचनाओं की समीक्षा कर रही थी तो वैसे ही रचनाएं बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब आपका मैंने जीवन परिचय देखा कि आप 16-17 साल के हैं, 11th-12th के स्टूडेंट हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी विचारधारा आपसे ही मिलती जुलती है। मैं चाहती हूँ कि अगर यंग जनरेशन इस तरफ आएगी तो हमारी सोसाइटी, हमारे देश का बहुत भला होगा। आज के भारत को, आज के उसको समझने के लिए आप लोगों से अच्छी कोई पीढ़ी हो ही नहीं सकती बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत ही परिपक्व रचनाएं हैं तीनों ही, चाहे कहानी की बात की जाए, कहानी में भी लिखा, कविता में भी लिखा, और थोड़ा सा निबंधात्मक रूप देते हुए संघर्ष और सारी चीजों को उसमें डिक्टेट भी किया। मुझे लगता है कि एक अच्छा लेखक वही होता है जो हर विधा पर लिखता है। तो अक्षत से जानना चाहेंगे कि पहले तो नाम का करेक्शन कर दूं कि अक्षय नाम है, अक्षत नहीं। शायद बाय मिस्टेक मैंने अक्षत लिखा है, अक्षय नाम है। तो अक्षय वो जो जिसका कभी क्षय ना हो, तो वो अक्षय। और उसकी इतनी परिपक्व लेखनी, वो लेखनी भी श्री राम पर लिखकर और भी अधिक अक्षय हो गई। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्षय, आपको कौन सी विधा में लिखना ज्यादा पसंद है, कहानी या कविता या कोई और? मैम मैं आपको बताऊं, मुझे कविताएं लिखना ज्यादा पसंद है। और मैं ज्यादा, मेरे को अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं अभी एक छात्र हूँ और मैं सीख रहा हूँ अभी हिंदी के बारे में और ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें बैंकिंग था, कंप्यूटर था, पर मुझे हिंदी से प्रेम है, इसलिए मैंने हिंदी को चुना उसकी जगह पे। और मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, हिंदी से मेरा एक अलग रुझाव है। और मेरी जो हिंदी की अध्यापिका है जागृति मैडम, उनसे भी एक अलग ही रुझाव है। वो मुझे हमेशा बताती है हिंदी का महत्व क्या है और हिंदी क्या है। हिंदी की शक्ति वो है जो अभी किसी ने पहचानी नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात कि आपके पास इंग्लिश में पैर के लिए केवल एक शब्द है, लेग, लेकिन हमारे पास कहाँ पाँव कहना है, कहाँ गोड़ कहना है। तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, लात है इतने सारे कि जैसा आपका भाव होगा हम वहां पर उस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जैसे हम लोग सुनते हैं, हम लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र भी सुना हुआ है, उसमें भक्ति रावण ने भी किया है, लेकिन उसके शुरू के ही शब्द जहां से शुरू होते हैं पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर भाव कैसे हैं। फिर हम लोग तुलसीदास की भी पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि नमामि शमीशान पढ़ना शुरू करो तो अंतर के भाव पता चलते हैं कि आत्मा में कितनी शांति है। जब शिव तांडव स्तोत्र पढ़ो तो पता चलता है उनके अंदर कितना कुछ चल रहा था, अंदर से शांत नहीं थे रावण, बहुत कुछ चल रहा था उनके अंदर। तो ये भाव का अंतर होता है जो हमारी हिंदी भाषा में ही संभव है। तो बहुत अच्छा लगा। और आगे जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं और जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, मैं अपनी जनरेशन को, अगर मैं अपने भाई बहनों की बात करूं तो उनको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये देना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना होइए। जैसे कि बहुत सारे छात्र कहते हैं, अभी आप लोगों ने भी जिक्र किया कि वो फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि मैं जिस मुकाम पर हूं, जो भी कुछ मैंने सीखा है मेरी माँ के अलावा और माँ की दी हुई चीजों से, जो मोबाइल है उस मोबाइल से ही आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और महत्वपूर्ण बात, आदर करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का संबंध संस्कार से है, यदि आपके पास संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं। एक क्वेश्चन मेरा अक्षय कि तुम जैसे लिखते हो, तुम्हें पढ़ने का शौक है? कि मुझे लग रहा है शिक्षा को छात्र को उसी प्रकार दीजिए जो वो लेना चाहता है। उसे फोर्स मत करिए कि उसे ये कोर्स करना है, उसे इस फील्ड में जाना है। जिस चीज में उसकी रुचि हो, उसी रुचि को आपको देकर कार्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न अक्षय तुमसे ये है कि जैसे तुम्हें लिखने का शौक है, तो क्या तुमको पढ़ने का भी शौक है? जी मैम, मुझे पढ़ने का काफी ज्यादा शौक है। और प्रश्न है कि हिंदी में किन साहित्यकारों को आपने पढ़ा है? हिंदी में किन साहित्य को? मैम, महादेवी वर्मा को मैंने पढ़ा है, मैंने कबीर दास जी को पढ़ा है, मैंने गुलशन जी को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे, मैम किन के नाम आपको बताऊं, बड़े बड़े शायरों को मैंने पढ़ा है। मुझे शायरी का काफी शौक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लेखन में किसी साहित्यकार का प्रभाव आया हो? मेरे लेखन में साहित्यकार का, मैं प्रेम की जो रचनाएं लिखता हूँ उस पर हाँ कुछ साहित्यकार का प्रभाव आया है। और बाकी रचनाओं में जो भी कुछ सीखा है माँ से ही सीखा है, और माँ ने ही बताए हैं जो भी शब्द हैं, जो चीजें हैं, उन्होंने
दी है हमें। अब तो एक अलग से पूरा फुल इंटरव्यू होना चाहिए। बहुत सुंदर आपने जो बातें कही हैं उनके लिए, या जो आप संस्कार की या नई पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, तो रियल आजकल के जमाने में इस तरह की विचारधारा की यंग पीढ़ी कहाँ होती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आप अगर साधना जी समय हो तो आपसे कोई रचना सुन ली जाए। हाँ बिल्कुल, अक्षय समय है, आप कुछ सुनाना चाहें? अपने पसंद से कोई वो नहीं है, जो भी तुम सुनाना चाहो। अच्छा, कोई शेर, कोई शायरी जो अच्छा लगे। कुछ भी सुना सकते हो। मैंने माँ पर मैम लिखा था और मैं उसको सुनाना चाहूंगा। हाँ मैम सुनिए, मैंने माँ के ऊपर लिखा है। इसमें कुछ कविताओं के भी अंश हैं और सामान्यतः शेर व शायरी के अंश मैंने इसमें जोड़े हैं। शीर्षक है मेरी माँ। ये भू नभ गगन, ये भू नभ गगन, ये जान प्राण श्वास सब तुम ही हो मेरी माँ। इस अनजाने संसार में एक प्राण तुम ही हो मेरी माँ। और मत सोचना कि सागर कभी सूखेगा, मत सोचना कि सागर कभी ये सूखेगा। अनंत है ये तुम्हारा साथ, कभी ना छूटेगा। और कहने को तो इस जहान में जी रहा हूं मैं, कहने को तो इस जहान में जी रहा हूं मैं, लेकिन इस आत्मा का स्थान तुम ही हो मेरी माँ। और मैं नहीं कहूंगा तारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि तारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, क्योंकि चांद को तारों की जरूरत आखिर कब आन पड़ी है मेरी माँ। मैं तो नहीं जानता मैं क्या हूं, मैं तो नहीं जानता मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, पर मेरे इस जिस्म में एकमात्र प्राण तुम ही हो मेरी माँ। और ये भू नभ गगन, ये जान प्राण श्वास सब तुम ही हो मेरी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर बहुत सुंदर आपकी लिखा है और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि अवसर मिला अक्षय का इंटरव्यू लेने का। मैं उससे बहुत गौरवान्वित कर रही हूँ, सच बताऊं तो। और बहुत अच्छा लगा कि सुनीता जी ने आपको मंच से जोड़ा। और अंत में चलते चलते यही पंक्तियां निकलती हैं जिस तरह का इंटरव्यू कि मुश्किलों से आसान होता है, हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों मिलता नहीं कुछ भी, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में ध्यान होता है। तो इस तरह की मुहिम छेड़ रखी है आपने। आपका इंस्टीट्यूट और जो भी आप कर रहे हैं उसमें सहायता करें, और आप जो भी आपकी यात्रा है, जो भी आपका सफर है वो पूर्ण हो और आपके कदमों में आपकी मंजिल हो। हम सभी यही शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, अपना व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। अमिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर इंटरव्यू लेने के लिए, इतने सुंदर साक्षात्कार के लिए। सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री राम। जय श्री, धन्यवाद।